आपका फिर से स्वागत है एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा और इसके पहले जो लेक्चर सीरीज़ हमने ले लिया है वो आपको पता है कि इसके पहले का लेक्चर सीरीज़ हुआ है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। यानी अगर स्फेरिकल सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह हो तो हम किस तरीके से रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को डन कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो कौन कौन से कंडीशंस होंगे हमारे पास, कौन जो रिफ्लेक्शन के लिए फॉर द स्फेरिकल सरफेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके बारे में भी हमने जिक्र कर लिया है। आज का जो टॉपिक होगा अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि बच्चों आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली आपका होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर हम पढ़ने जा रहे हैं। और वो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला टाइप कौन सा है? कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स की मदद से आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको कि अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका ख़त्म। और मैं पहले ही बच्चों ये बात आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक को आप ये कभी मत सोचना कि आप देखोगे यहाँ से मैं कोई नया ट्रिक एंड टिप्स बताऊँगा आपको याद हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन का कोई टिप एंड ट्रिक्स नहीं है। अगर कुछ मुझे दिखता है, पता चलता है तो मैं बीच बीच में बताऊंगा आपको। कोई भी टीचर अगर कोई टिप एंड आपको ट्रिक्स बता रहा है कि ऐसे ऐसे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा तो वो सही नहीं है प्रॉपर। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर जो भी टॉपिक शुरू करेंगे उसको मैं यहाँ अच्छे से एक एक बार करके एक एक फिगर बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा। साथ ही साथ आपको करना क्या है, उसका घर पर कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आपको वो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। इस बात का एकदम ध्यान रखना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। किसी शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि एक रेगुलर मैनर में ही वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वो आपके बुक में एक पीला कलर का बॉक्स दिया होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसी पीले बॉक्स को आपको रोज़ देखना है एक बार, और एक बार इमेज अपनी आँख बंद करके या फिर अपनी तरफ से कॉपी में, किताब बंद करके कॉपी में ड्रॉ कर लेना है, दैट्स इट। तो ये रेगुलर आप दवा की तरह अगर आप 4 दिन 5 दिन में एक बार भी करते हो तो पेपर आते आते तक आपके कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है इमेज फॉर्मेशन कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। 101% इमेज फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आएगा, अब चाहे वो लेंस का हो चाहे मिरर का हो। 1 से 2 क्वेश्चन 100% दे देता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ जैसे जैसे समझा रहा हूँ पहले उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए और फिर अपने हिसाब से अप्लाई करना उसको शुरू करेंगे आप। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहला कंडीशन मान के चलूँगा वो कंसीडर मानूंगा कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर। यानी हमको कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसके लिए सबसे पहले देखेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं। देखिए ये है हमारे पास इमेज से पहले कुछ एक बात और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप होप अपने सामने किताब खोल कर बैठे होंगे। नहीं खोले हैं तो बच्चों किताब खोल लीजिए, बिना किताब के आपको समझ में कम आने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए यानी कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितने तरीके से होगा? 6 फिनोमेना से होगा। यानी लाइट 6 बार 6 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और क्या बनाएगी? इमेज फॉर्मेशन बनाएगी। तो वो पहले 6 कंडीशन कैसे होंगे, मैं बारी बारी से एक एक कंडीशन आपको बताना शुरू करूंगा और आप उसको ध्यान से समझते चलिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो जो पहला कंडीशन है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहला कंडीशन है जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसके पहले वाली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो आराम से पिछले वाली वीडियोस को जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स का मैं इस्तेमाल करूँगा वो बिना पीछे की वीडियोस को देखे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये बार बार मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो पर पहुँचने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला इमेज फॉर्मेशन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे बच्चों, समझ में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो? इनफाइनाइट पर रखा हो। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर, आप सबसे पहले आपके दिमाग में कॉनकेव मिरर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ आराम से ताकि स्पेस मिलता रहे हमको। कॉनकेव मिरर कैसा बनता है? इस तरीके से बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉनकेव मिरर बन गया। इस पर मैंने बना दिया पोल,
और ये जो लाइन मैंने बना दी है इसको क्या कहते हैं, इसको आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारा डिटेल डिस्कशन टर्मिनोलॉजी का मैंने डिस्कस कर दिया पिछले वीडियो में। साथ ही साथ जब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट के पास से जो रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, वो इनफाइनाइट से आ रही है। तो आप इमेज फॉर्मेशन कैसे करोगे? इमेज फॉर्मेशन इनफाइनाइट से लाइट कुछ इस तरीके से मिरर को घेरते हुए आएगी और कहाँ पर इंसिडेंट करेगी, फोकस पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर की ओर निकल जाएगी। इस सारे कंडीशन आपको पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक टर्म आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइए। ये पहला क्वेश्चन है, जब आप देख रहे होगे अपने किसमें, नोट्स में देख रहे होगे या फिर अपने बुक में देख रहे होगे कि जब कभी भी लाइट इंसिडेंट करती है कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो रिफ्लेक्टिंग मिरर जो कि आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, वहाँ से रिफ्लेक्ट की हुई लाइट कहाँ पर चली जाती है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं फोकस पर, और फोकस पर ही इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो ये तो कंडीशन था किसके लिए, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइट कहाँ पर इंसिडेंट कर जाएगी? पहला रूल क्या कहता है, लाइट इंसिडेंट कर जाएगी कहाँ पर, फोकस पर इंसिडेंट कर जाएगी। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी? फोकस पर इंटरसेक्ट करेगी। याद रखना है आपको धीरे धीरे। अब आपको पता है फोकस से जितनी दूरी पोल की है उतनी ही दूरी अगर यहाँ पर ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कर्वेचर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन गया। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अभी ओवरऑल जब मैं पूरा बता दूँगा तब आपको मैं ट्रिक बताऊँगा, थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो कि आप अप्लाई करोगे पेपर में तो आपको मदद मिलेगी। याद करने का ट्रिक नहीं है, कुछ अप्लाई करने की ट्रिक है, बताऊँगा आपको आखिरी में। ध्यान से देखना आखिरी तक वीडियो। तो यहाँ पर इनफाइनाइट से लाइट को मैंने इंसिडेंट कराया, लाइट सरफेस पर गई। इनफाइनाइट से लाइट आएगी तो कैसे आएगी, एक बीम तो आएगी नहीं लाइट की। जब इनफाइनाइट से कोई रोशनी आ रही होगी हमारे पास तो पूरा का पूरा बीम आ रहा होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पूरा का पूरा कवर कर रहा होगा, और वहाँ से लाइट इंटरसेक्ट करके कहाँ पर आ रही होगी, फोकस पर इंटरसेक्ट करके इस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का क्या बना रही होगी, इमेज बना रही होगी। अब बात आ जाती है कि अगर इनफाइनाइट से आ रहे रोशनी या आ रहे ऑब्जेक्ट की इमेज अगर फोकस पर बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज की साइज क्या होगी भैया, यही इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखना है। इमेज की साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, बिंदु की तरह होगा। नेचर क्या होगा, ये सारी आपके बुक में लिखा है, मैं लेकिन समझा रहा हूं। नेचर क्या होगा, रियल होगा, ठीक। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यानी पॉइंट की तरह ही दिखेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन उल्टा दिखेगा, फोकस पर बनता हुआ दिखेगा, बहुत छोटा सा रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड नीचे की ओर। समझ पा रहे हैं? अब रियल इमेज टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा। रियल इमेज का मतलब जो आप समझ रहे हो, रियलिटी, दैट इज रियल इमेज। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पर मैं बताऊंगा आपको डिटेल जब मैं आपको पूरा कंप्लीट सेशन कर लूंगा, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो आपका क्या हो, क्या नाम है, मिरर हो। इन दोनों से जब इमेज फॉर्मेशन मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, या फिर आप मुझे वो छोड़िए, जब मैं आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए बता लूंगा, तब मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि रियल, इन्वर्टेड इमेजेस ये सब होती क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में एक सेपरेट 10 मिनट का लेक्चर या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट लूंगा, तब आपको सारी डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। मेरा मेन उद्देश्य यही होगा कि 10th क्लास में कि एक एक चीज़ आप जब पेपर में बैठो तो आपके दिमाग में बनी रहे कि सर ने 10 मिनट वाली वीडियो में ये पढ़ाया था, 5 मिनट वाले में ये पढ़ाया था, आधे घंटे वाले में ये पढ़ाया था। इस सेंस में मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत, इसीलिए मैं डिटेल लेकर चल रहा हूँ इस बार। तो आइए, इमेज की साइज़ कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है, इस बात का आपको दिमाग में इस बात को एकदम धंसा लेनी है, घुसा लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और मज़ेदार कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहली आप में जो 6 कॉन्सेप्ट थे उसमें से मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताने से पहले 2 रूल बताना चाह रहा हूँ आपको, उसको याद रखिएगा। रूल आप लिख सकते हैं, रूल, हेडिंग डाल लीजिएगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बस इसी रूल को आपको याद रखना है, दोनों को, बस 2 ही रूल हैं, ज़्यादा नहीं। अगर इन दोनों रूल को आप पकड़ ले जाओगे तो आपके लिए इमेज फॉर्मेशन बनाना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। होता क्या है, क्यों ये रूल मैं बताऊंगा अभी, आप देखना। आप देखोगे कि जब आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है और ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पर ना रखा हो, मान लीजिए कर्वेचर पर रखा हो या कर्वेचर के पीछे रखा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर उस ऑब्जेक्ट के किधर तरफ से लाइट लेकर इंसिडेंट करानी है।
कहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराना है सरफेस पर, तो उसी के लिए मैं रूल बता रहा हूँ। तो जो पहला रूल है बच्चों वो ये होता है कि मान लो ये सरफेस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कर्वेचर के पीछे किसी भी तरीके से, कर्वेचर की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मुझे बताने की, मतलब अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये मेथड, ये रूल जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लाइट को इंसिडेंट कराने का रूल है कि लाइट को आप इंसिडेंट कैसे कराओगे इस सरफेस पर कि आपको इमेज फॉर्मेशन आसानी से याद रहे और आप आसानी से उसको कर पाओ पेपर में अगर आ जाए तो। आपको दे देगा ये ऑब्जेक्ट, आपको दोनों रूल क्या याद रखना है। एक सबसे सिंपल काम ये है कि इसका जो सर होगा, मान लीजिए ए और बी है ये, तो ए का जो यानी इस हाइट ए बी ऑब्जेक्ट का जो सर है, इसके पास से एक सीधी लाइन लेकर जानी है पहले जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। एक तो रे को ऐसे इंसिडेंट करानी है, दूसरी रे को इंसिडेंट करानी है इसी के सर से ले जाकर ये जो पोल है यहाँ पर इंसिडेंट करानी है। कहाँ पे इंसिडेंट करानी है? जो पोल है वहाँ पे इंसिडेंट करानी है। और इसके बाद जो भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिले फिर आपको इमेज ड्रॉ कर देनी है। यानी कुल मिलाकर रिफ्लेक्टेड वाली लाइट से हमको मतलब नहीं, वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, वो उस बात पर डिपेंड करेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। रूल, पहला रूल क्या मैंने बताया है, साफ साफ फिर से बनाता हूँ, ध्यान देना। पहला रूल मैंने क्या बताया है कि आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा इमेज क्या नाम है, मिरर है, इस पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो पहले कंडीशन में कैसे ट्रेवल करनी चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करके मिरर पर इंसिडेंट करनी चाहिए। दूसरे कंडीशन में कैसा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये सरफेस है, दूसरे कंडीशन में कैसा होना चाहिए, इसके सर से लाइट को लेकर जाना है कहाँ पर, पोल पर लेके जाना है। यही दो मेथड आप अपने दिमाग में छाप लो और इन्हीं दो मेथडों से जितने भी रेज ड्रॉ करने होंगे, जितने भी इंसिडेंट रे डालने होंगे किस पर, स्क्रीन पर, इन्हीं दोनों रे को आपको इस्तेमाल करना है और इमेज फॉर्मेशन कंप्लीटली पाना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। और आप देखोगे मैं इन्हीं दोनों की मदद से, इन्हीं दोनों रे, इंसिडेंट रे की मदद से मैं पूरे की पूरी इमेज फॉर्मेशन को आपके सामने निकालूंगा और बहुत अच्छे तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूल है या मैथड कह सकते हैं कि किस तरीके से लाइट को इंसिडेंट कराना है फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ। आइए अब आगे बात आ जाती है कि अगर हमने रूल जान लिया है तो जो दूसरी कंडीशन है, और वो दूसरा कंडीशन जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी का मतलब क्या है बच्चों, लास्ट टाइम में मैंने बताया है, सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो। जैसे देखो मैं बना रहा हूँ इमेज, यह मिरर, मैं कॉनकेव के लिए बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, कॉन्वेक्स के लिए मैं कॉन्वेक्स के लिए भी बताऊंगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप एक समझदार बच्चे हो तो कॉन्वेक्स के लिए एक बार अपने साथ ट्राई करोगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए ट्राई करोगे, अदरवाइज मैं यहाँ बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा, छोड़ना नहीं है मुझे कुछ, मुझे सब लेकर चलना है। देखिए मैंने कहा कि ये क्या है, पोल है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बता दी हैं। ये क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है। अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है, इसका मतलब कोई एच हाइट का ऑब्जेक्ट हमने सी के पीछे क्या कर दिया है, रख दिया है। एच हाइट का ऑब्जेक्ट हमने सी सेंटर के पीछे क्या कर दिया है, इंसिडेंट कर दिया है। अब आप दोनों मेथड याद करो जो मैंने अभी आपको बताया। इसका मतलब ये है कि एक रे को लेकर जाना है ऐसे और दूसरे रे को लेकर जाना है ऐसे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। जब पहले रे को लेकर गए और दूसरे लेकर गए, यानी ये तो आपको पता चलेगा कि इंसिडेंट कैसे कराना है रे को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंसिडेंट कैसे कराना चाहिए, उन्हीं दोनों मेथड को मैंने एक में इम्प्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, अब आपको ये पता चल गया कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कर्वेचर के पीछे हो, तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, अपने डब्बे में आप देखोगे तो इमेज, अब देखो, अब आप सोचोगे ना सर ये कैसे मुझे याद होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी। तो इसको याद करने के लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर चीज़ें मुझे याद हो रही हैं या हो गई हैं तो इसीलिए हो गई हैं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा लगातार, कम से कम 2 से 3 बार करना पड़ेगा। वो भी हफ्ते में आप 2 बार भी 3 बार भी करते हो तो आपको याद हो जाएगा 2-3 बार में, याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सी रखा है, इंसिडेंट किया, कहाँ से गया, फोकस से रे जाएगी। सारी रेज बेसिकली कहाँ जाएंगी, जो पैरेलल वाली रे हैं वो कहाँ से इंसिडेंट करेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। और ये वाली जो रे होगी वो कहाँ से गुजरेगी, इस तरीके से गुजरेगी। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, बात क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारी ये रेज होंगी, कौन सी रे, ये जो रे आएगा रिफ्लेक्टेड रे होंगी और जो नॉर्मल रे होंगी, ये सब के सब कैसे होंगे,
ये सब के सब एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है ये भी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो कर रही है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है ये भी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो कर रही है। क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि वो सारे रेज, वो सारे कंडीशंस जो कि, या फिर आप कह सकते हैं वो सारी रेज जो रिफ्लेक्ट होकर किसी मीडियम में आ रही हैं, चाहे वो सरफेस कैसा भी हो, वो सरफेस कैसा भी हो, सारी की सारी रेज क्या फॉलो करेंगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगी। एक प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों को जनरली उठेगी कि सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर फॉलो कराएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराएंगे तो अगर स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, या कर्व सरफेस है हमारे पास, या कर्वेचर वाला सरफेस है, तो वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो करेगा सर, उसके बारे में कुछ बताइए आप। तो अभी आपको यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देखना है। जैसे ही इमेज फॉर्मेशन खत्म होगा कॉनकेव मिरर के बाद, मैं तुरंत ही इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाला हूं कि हाउ टू कंसीडर अ नॉर्मल ऑन द कर्व्ड सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मजा आने वाला है आपको। मैं वहां सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, और यहां पर आपको बस इतना समझ के चलना है कि सरफेस कैसा भी हो, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे वो आपका कर्व सरफेस हो, दोनों ही कंडीशन में आपको करना क्या है, दोनों ही कंडीशन में आपको रिफ्लेक्शन को क्या करना है, लॉ को फॉलो करेगा। यानी ये पूरी की पूरी फिनोमिना जो भी है ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को फॉलो करेगी। यानी जितने एंगल से इंसिडेंट कर रही होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर रही होगी, जितने एंगल से इंसिडेंट कर रही होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर रही होगी। और इस रिफ्लेक्शन के बाद इस कंडीशन ए बी में हमको ये पता चला कि जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर के पीछे बना हुआ है तो जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इमेज है वो कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ लिख लीजिएगा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी। नेचर एंड साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका, नेचर कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड होगा एंड रियल। समझ में आया, रियल इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, जब तक आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आने वाला है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं। अब इसका मतलब समझो, बिटवीन सी एंड एफ तो समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों रेज आपस में इसी जगह पर कंसिडर करेंगी अगर कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ है तो। दूसरी चीज आ जाती है कि डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, इसके पहले हाईली डिमिनिश्ड कहा था, अब डिमिनिश्ड कह रहे हो, इसका मतलब इसके पहले वाली कंडीशन में बहुत छोटी इमेज बन रही थी, और यहाँ पर इमेज क्या बन रही है, थोड़ी बड़ी बन रही है, यानी थोड़ी कंसिडरेबल बन रही है। ऑब्जेक्ट से छोटी ही बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, थोड़ी बड़ी दिखने लायक बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आ जाओ, अगर हमने कहा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब इन्वर्ट करना, उल्टा हो जाना, तो इन्वर्टेड नीचे की साइड उल्टा हो रही, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर है, मुंह ऊपर है, नीचे बन गया। रियल इमेज बन रही है, इमेज जो ऑब्जेक्ट थी वही ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है, दैट इज रियलिटी ऑफ दैट इमेज। कोई दिक्कत इस बात में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इमेज सेम साइड में बन रही है। आप ये कह सकते हो कि जिस जगह पे हमको इमेज चाहिए उसी जगह पर इमेज बन रही है, और वो भी सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, तो इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। समझ पा रहे हैं इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो ये कुछ कंडीशन हमको देखने को मिलेगी इमेज की, और नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऐसा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन पर ध्यान देते हैं। ये तो हो गया दूसरा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, तुरंत आगे बढ़ता हूं मैं। आइए तीसरा कंडीशन में बच्चों बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये तीसरा वाला कंडीशन है। मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एट सी यहां पर रख दिया है, ठीक, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को मैंने इंसिडेंट कराया, इसको भी इंसिडेंट कराया, दोनों मेथड से चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मेरा हाथ से इमेज फॉर्मेशन गलत हो जाए, लेकिन जो बुक में दिया है एग्जैक्टली प्रैक्टिकली जो किया गया है प्रूफ, वो 100% वही है जो कि आपको बुक में मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इमेज होगी जो कि सेंटर ऑफ फोकस से पास हो रही होगी, और यहाँ पर जो इमेज होगी ये कुछ इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक, सही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर रख दिया जाए, कहां पे रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है। आपके बुक में भी ये देखने को मिलेगा। इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी बच्चों,
एट सी, इमेज कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। नेचर एंड साइज कैसा होगा इसका, नेचर कैसा होगा, रियल होगा, रियल इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा इसका, साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी बने, रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारी कंडीशन आपको बच्चों याद रखनी है। साइज कैसा होगा, जैसे ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही साइज का इमेज यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी की जस्ट नीचे, बस नीचे साइड में इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी सेम साइज के ऑब्जेक्ट की एट सी पर। ये आपकी तीसरी कंडीशन दिखाती है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, सी पर रखा है। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा, मैंने कहा ना आपको याद होगा, मुझे जैसे याद हो गया है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा आपने। आगे देखिए, ये सारी इमेजेस को जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बार बार इमेज बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप समय लेकर इस चीज़ को देखिए ताकि आपको समझ में आए। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, डी वाला पॉइंट है। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाए। पोल है, अभी सी एंड एफ नहीं बना रहा हूँ, देखिएगा, या फिर पहले बना ही देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ठीक, सी एंड एफ बना दिया हमने। अब क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। इंसिडेंट कराया, ठीक, ये फोकस से पास कर रहा है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसमें हाथ की थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपने हाथ को ज़्यादा अच्छे से रखेंगे, अभी मैं एक जो आपको रूल या ट्रिक बताने वाला हूँ ना, बेसिकली वो क्या बताने वाला हूँ, आप कहोगे सर हाँ शायद ये मेरे लिए अच्छा रहे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको समझने में। ठीक, और दूसरा वाला रे कहाँ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक, सी को मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक, ज़्यादा दूर बन गया, यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप इसमें छेड़छाड़ क्या कर रहे हो, मैं छेड़छाड़ ये कर रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट भी दिखाना है और इन दोनों के बीच में कहीं पर भी मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। अब मेरा हाथ तो इतना एक्यूरेट हो नहीं सकता ना यार, तो जो आपको आपके बुक में दिख रहा है वो प्रैक्टिकली प्रूव्ड किया गया है, सेट करके सेटअप बना के किया गया है। यहाँ तो मेरा हाथ काम कर रहा है, इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट किया, फोकस से पास होगा, दूसरे वाले को कहाँ मारना है, पोल पे मारना है, और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है, कुछ इस तरीके से, सॉरी गड़बड़ हो गया। आप जब इस इमेज फॉर्मेशन को देख रहे होगे, अगर सी और एफ के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको पता है देखने का क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहीं और नहीं, वो बियॉन्ड द सी हो रही है। कहाँ हो रही है, बियॉन्ड द सी हो रही है। मैं यही बताना चाह रहा था बेसिकली, और यही बना भी दिया है मैंने, आपको दिख भी रहा है। अगर हमारे पास इंसिडेंट रे यानी ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, समझ पा रहे हो। और कैसा बन रहा है, साइज क्या है इमेज की, इनलार्ज है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टा बन रहा है, इनलार्ज है और बियॉन्ड द सी बन रहा है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। अभी एक चीज़ कंक्लूड करके बताने वाला हूँ ओवरऑल। जब आप अपनी कॉपी में पूरा बना लोगे तो आप मिटा तो नहीं रहे हो ना, मैं बस मिटा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में सीरियल वाइज बनाते चलिएगा। तो बियॉन्ड सी बन रही है, सी के पीछे इमेज बन रहा है, कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख भी रही है आपको, साथ ही साथ रियल बन रही है और उल्टा इन्वर्टेड बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टॉपिक, 2 टॉपिक बताने के बाद इसमें 2-3 चीज़ें मैं कंक्लूड करने वाला हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए, ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब देखिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो ई है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इज एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, वही सेम कंडीशन, पोल, ठीक, ऑब्जेक्ट बना दिया है, इमेज गई, लाइट गई, इंसिडेंट की, ठीक, इसके बाद इंसिडेंट कर रही है लाइट, कहाँ पे, फोकस पर जाएगी ऑब्जेक्ट के, तो कहाँ पर बनेगी, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा बच्चों,
इसको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट ए और बी हमारा फोकस पे रखा हुआ है, फोकस पर रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? कहीं नहीं बनेगी। इमेज बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी बच्चों इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा है? अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहीं और नहीं होगा, वो इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट पर देखने को आपको मिलेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट व्हाट? फोकस। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। बेसिकली मैं आपसे कहूं तो जो अगर जानता होगा, जो नहीं जानता वो भी जान ले, इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्मेशन की बात हो ही नहीं सकती, या इस कंडीशन को हम इन्फिनिटी पर कहें या ये कह दें कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी तो भी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जनरली लेंस मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह देते हैं कि इनफाइनाइट पर ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली व्हाट इज द कंडीशन, बिकॉज दीज टू लाइन्स, ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो हाउ कुड दे इंटरसेक्ट ईच अदर इवन एट इन्फिनिटी? ये इन्फिनिटी पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में आप लेकर चले जाइए। क्योंकि अगर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं आपस में एक दूसरे से तो वो पैरेलल लाइन रही नहीं जाएंगी, उन दोनों के बीच में एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। बिकॉज वी नो दैट देयर इज 0 डिग्री एंगल इन बिटवीन पैरेलल लाइन्स। इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो ये कंडीशन कहना कि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी 100% ये ट्रू है, तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या ले लेते हैं? साइज़ बताना भाई बच्चों। साइज़ क्या हो जाएगी इसकी? साइज़ क्या होगी? हाईली इनलार्ज होगी। हाईली इनलार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो बहुत बड़ी सी इमेज बन सकती है। अब वो बनेगी कि नहीं बनेगी वो कंडीशन हमें नहीं पता है, लेकिन कंसीडर करते हैं हाईली लार्ज। नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? नेचर आपको देखने को मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड, मानते हैं। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो ओवरऑल ये कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली है 5वां पॉइंट तक। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आखिरी कंडीशन है आपकी, उसके बाद 2-3 टर्म आपको बताने वाला हूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे की ओर बढ़ता हूँ। आखिरी टॉपिक जो आपका है इमेज फॉर्मेशन का, इसमें जो कि एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सेम कंडीशन ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो जाए। मान लो ये फोकस है और ये पोल है, तो इमेज कहाँ बनेगी इसके बारे में बताना है। ये जाएगा फोकस से और ये जाएगा इस तरीके से, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी ठीक है, समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो फोकस से जो इमेज पास हो रही थी, या फोकस पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज थी इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो 0 डिग्री का बन रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों रेज पैरेलल निकल रही थी। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा फोकस के और पीछे आ रहे हैं, यानी फोकस के और अंदर जाने पोल की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो था, अब वो जो इंसिडेंट कर रहा है रे, वो तो फोकस से होकर गुजरेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन जो ये वाली रे थी, ये इंसिडेंट करके कहाँ भाग रही है? बाहर की ओर भाग रही है। क्यों? क्योंकि इसको तो अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करना है। तो जैसे ही ये बाहर की ओर भागेगी तो आप देखोगे कि अब ये दोनों रेज आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल रेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इवन जब आप उसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तब भी वो पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों रेज कैसी दिख रही हैं? डाइवर्जिंग रेज दिख रही हैं, फैली हुई रेज दिख रही हैं। यानी अगर मैं इनको पीछे की ओर लेकर जाऊँगा तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जहाँ पर दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, वो पता है आपको कि वहीं पर इमेज फॉर्मेशन बन जाता है। चाहे वो अब मिरर के किधर बन रहा हो, मिरर के दूसरे साइड इमेज बन रही है, और इस इमेज को मैं क्या कहूँगा? इमेज किधर बन रही है? इमेज बन रही है बियॉन्ड द मिरर।
अब आप कहोगे सर बियॉन्ड द मिरर कैसे इमेज देखेंगे? तो जो नेचर है इमेज का वो कैसा है? वर्चुअल है। और कैसा है? इनलार्ज है, वर्चुअल है। और कैसा है? नेचर हो गया, साइज तो इनलार्ज लिख ही दिया, इनलार्ज, ठीक। इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक, ध्यान समझिएगा। यानी अब जो बन रही, आखिरकार ओवरऑल जो बार बार हम रियल पढ़ रहे थे, अब उस रियलिटी में ना होकर जो इमेज बन रही है वो ऐसा मान रहे हैं कि मिरर के पीछे जिधर हम नहीं देख पा रहे हैं वहां पर कोई वर्चुअल इमेज बन रही है जो कि हमको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है। समझ पा रहे हैं? यानी मिरर के बियॉन्ड में वर्चुअली इमेजिनरी एक इमेज बन रही है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, जो कि मिरर के बियॉन्ड या मिरर के अंदर कहीं पीछे दूसरी तरफ बन रही है, जिसको कि हमने हमारे ऑब्जेक्ट से क्या है? वो बहुत बड़ी है, लार्ज है, वर्चुअल है और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सेम ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर है। दूसरी तरफ राइट साइड में ऊपर की ओर है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग इरेक्ट। राइट साइड में ऊपर की ओर इमेज का मुंह है, दैट इज वी कॉल इरेक्ट। बियॉन्ड द मिरर बनेगी यानी मिरर के दूसरी तरफ बनेगी, या फिर राइट साइड ऑफ द मिरर लिखिए, बियॉन्ड नहीं लिखना है, राइट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के दूसरी तरफ बनेगी, राइट साइड बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये होगा आपका छठवां कंडीशन, बिकॉज यहां पर दोनों रेज पैरेलल नहीं है, ये दोनों रेज डाइवर्जिंग रेज हैं, और जब इनको कन्वर्ज करके मैं पीछे की ओर ले जा रहा हूँगा तो ये कहीं मिरर के अंदर, मिरर के दूसरे तरफ ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर रही होंगी, जिससे कि हमको इमेज क्या होगी? दूसरी साइड बनती हुई दिख सकती है। समझ पा रहे हैं? तो इस पूरे के पूरे कंडीशन को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, और ये 6 के 6 कंडीशन मैंने आपको छपवा दिया है, इसको आप ध्यान से छाप लीजिए। और यहाँ पर 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस इमेज फॉर्मेशन के बाद आपको अप्लाई अगर करोगे तो चीज़ों को आप अच्छे से थोड़ा समझ पाओगे। चलिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो पहला इंपॉर्टेंट नोट है उसको समझ लीजिएगा बच्चों। जो पहला इंपॉर्टेंट नोट है, पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है? पहला इंपॉर्टेंट नोट ये कहता है कि जब कभी भी आप, बहुत ध्यान समझिएगा, ये मैं अपने से बता रहा हूँ ये नोट, जब कभी भी आप इमेज फॉर्मेशन बनाने जाइए तो सबसे पहले F और C नाम कभी मत दीजिएगा। ध्यान समझ लीजिए। जैसे आपसे कहते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट को बनाइए, रे डायग्राम के थ्रू बनाइए, कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इमेज यहाँ पर है, इसको रे डायग्राम के थ्रू बनाइए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, पहले C और F को नॉमेनक्लेचर कभी मत करिएगा, कभी मत करिएगा नॉमेनक्लेचर C और F का। तो आपको करना क्या है? अगर आपको अच्छी इमेज बनानी है, तो साफ सा फिगर बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? जो क्वेश्चन में कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंग बस एक ऑब्जेक्ट बना देना है, फिर आपको लाइट इंसिडेंट करा देनी है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करा देनी है, यहाँ से लाइट पास कर देनी है, और यहाँ से लाइट पास कर देनी है। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि बियॉन्ड द सीन का इमेज, भाई क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है ये 6 कंडीशन से आपको पता चल जाएगा, और इमेज कहाँ बनेगी ये 6 कंडीशन से पता चल जाएगा। तो जब आप इतना कर लोगे तो अब आप बता सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्ट होकर आई है, ये फोकस पर इंटरसेक्ट करती है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ रखा है? C और F के बीच में रखा है। और ये जो इमेज बन रही है वो हमारा कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही है? बियॉन्ड द सी बन रही है। कोई दिक्कत इस बात में? तो आप इस तरीके से जब कंडीशन को अप्लाई करोगे ना, तो आपका फिगर गंदा और गलत होने का चांस कम रहेगा। पहले C और F का नॉमेनक्लेचर मत करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे कहाँ रख के इंसिडेंट कराना है, पहले इस चीज़ को देख लो, उसके बाद C, F, P इन सब के नॉमेनक्लेचर कर दो, अपने आप सारा का सारा फिगर एक बार में साफ बन जाएगा और क्लियर बन जाएगा। पहला नोट ये हो गया। दूसरा नोट क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, दूसरा नोट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब कभी भी आप इस तरीके से इस कंडीशन को ड्रॉ करिएगा, इस फिगर को ड्रॉ करिएगा, तो एक चीज़ अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक की थी, मुझे एग्जैक्टली अभी देखिए मेरे दिमाग से मिस हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी, या दूसरा नोट जो था, प्रॉपरली आप ये कह सकते हैं कि, एक सेकंड, मेरे दिमाग से वो पॉइंट मिस हो गया, अभी एग्जैक्टली मेरे दिमाग में आया था। चलिए उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज़ को लिख लीजिएगा कि अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, नोट में लिखिएगा, अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेस है तो आपको ये पता, इसके पहले हमारे पास प्लेन सरफेस था रिफ्लेक्शन में, तो प्लेन सरफेस में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते थे? इस तरीके से ड्रॉ करते थे। यानी प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल होता था वो आसानी से परपेंडिकुलर समझ में आता था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल या परपेंडिकुलर बनाने के लिए 2 सरफेसेस चाहिए, और दोनों में से 2 के दोनों सरफेसेस कैसे चाहिए? सीधे होने चाहिए, तब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्लेन सरफेस पे ही नॉर्मल बनता है, सरफेस
तो स्फेरिकल सरफेस पे भी या कर्व सरफेस पे भी नॉर्मल बन सकता है। तो अगर कर्व सरफेस पे नॉर्मल बनेगा तो कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे तुम ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो ना, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो अब इसका मतलब समझना। अब लेकिन ये तो है नहीं कि कर्व, भाई नॉर्मल बनाने के लिए क्या चाहिए, दो लाइन चाहिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री चाहिए। एक सीधी है तो है, लेकिन दूसरी वाली भी सीधी चाहिए। तो ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब हम स्फेरिकल सरफेस पे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि स्फेरिकल या कर्व सरफेस जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो जो एक लाइन पास कर रही होंगी वो किसी एक बिंदु को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही होगी, या एक बिंदु पर लाई करते हुए आगे की ओर बढ़ रही होगी, इस सर्कल के किसी एक बिंदु पर लाई करते हुए बढ़ रही होगी। तो अगर उस बिंदु पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सिर्फ उस बिंदु को टच करता हुआ बाहर की ओर सरफेस से निकल रहा हो, जिसको आप मैथमेटिकली क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, उस बिंदु को टच करता हुआ सिर्फ और सिर्फ लाइन बाहर की ओर निकल रही हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि अब हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इस पॉइंट से भी, जो कि इस क्या नाम है, कर्वेचर के एक बिंदु से जो ये लाइन गुजर रही है, एक पॉइंट से गुजर रही है, अगर इस पर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो कहीं ना कहीं एक बिंदु को टच करते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो उस पॉइंट पर हमने लाइन भी ड्रॉ कर दिया और इस लाइन के लिए भी एक लाइन ड्रॉ हो गई और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज एक स्फेरिकल सरफेस पर आपके पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, आपका स्फीयर बनता है, स्फेरिकल सरफेस बनता है। तो जितने पॉइंट उतना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है उतना परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा या जो ये नॉर्मल्स ड्रॉ होंगे, इनकी एक खास बात होगी। आपको पता है क्या खास बात होगी? ये सब के सब क्या कर रहे होंगे, ये सब के सब क्या कर रहे होंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किसका, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किसका बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तुम्हारा स्फीयर का, ये सब के सब सारी की सारी रेज उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पीछे की ओर जब एक्सटेंड करूंगा तो सब के सब उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कैसे किसी स्फेरिकल सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। और इनके जो नॉर्मल्स होते हैं स्फेरिकल सरफेस के, वो हमेशा इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, कर्वेचर पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी रे को इंसिडेंट करा रहा था, जो ये रे पैरेलल बार बार जा रही थी और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब यहाँ से आप एंगल आई और एंगल आर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ से जो रे जा रही थी, अब एंगल आई और एंगल आर को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब इस कंडीशन में आप नॉर्मल को समझने लायक हो चुके हो। यानी जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट कर रही होगी वहां पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा अगर उसको रिफ्लेक्ट कराना है तो। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो होप ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। वो जो पॉइंट मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे जैसे ही याद आता है मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर चाहेंगे तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंट है, उसको मैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ जो कंडीशन मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, जो मैं पॉइंट भूल गया था, उसको अगले वीडियो में मर्ज करके एक 15 से 20 मिनट का एक नॉर्मल वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, ताकि आप इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड सारा सेपरेट वीडियो आपको मिल जाए और आप उसको आराम से पढ़ सकें। तो होप आपको यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन और इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट होगा उसको पूछ लेना यार, और बहुत सारा प्यार दिखाओ, थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियो को, ताकि लोग जाने हम भी पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ा सा फील हो कि वी आर ऑल्सो टीचर। तो इस प्राउड को मुझे फील कराने के लिए आप ही इसके लिए फैक्टर हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हों उसको जरूर डालिए कि सर ये चीज़ों को मॉडिफाई किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छा किया जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, और जो पॉइंट मैं भूल गया उसको रिकॉल करके आऊँगा मैं, तब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और वो सेपरेट सेक्शन होने के बाद तब हम वहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, तब हम वहाँ पर बात करने लगेंगे आपका फॉर्मूला जो है आपका दिया गया है, मैथमेटिकल फॉर्मूला 1/v + 1/u, इसके बारे में बात करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे।